हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे, सब ठीक ठाक है, ये माहौल होगा आपके पास। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? दो प्रकार की अप्रोच को हमने देखा था। सबसे पहले थी टॉप डाउन अप्रोच और उसके बाद थी बॉटम अप अप्रोच। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक अप्रोच को पढ़ दिया था जिसका नाम था टॉप डाउन अप्रोच। और उसके अंदर हमने देखा था कि विद द हेल्प ऑफ बॉल मिलिंग मेथड वी हैव synthesize the nanomaterials, nanoparticles, and today we will discuss about another approach or another method through which we can also obtain the synthesis of nanomaterials. ठीक है, और उस अप्रोच का क्या नाम है? बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच में बेसिकली क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच में हमारे पास स्टार्टिंग में आयंस, या फिर हम बोल सकते हैं एटम्स, या फिर एक अनदर नाम और है जिसको हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स। उनके कंपोजिशन को बनाएंगे, उनके मिक्सर को लेंगे, उनके मिक्सर को लेकर हमने क्या बनाना है? क्लस्टर बनाना है। क्लस्टर क्या होता है? बेसिकली क्लस्टर होता है ए कंपोजिशन ऑफ मिक्सर ऑफ आयंस। और उसके बाद जो क्लस्टर बनेंगे, क्लस्टर बनने के बाद हमने क्या बनाना है? नैनो पार्टिकल बनाने हैं। नैनो पार्टिकल कैसे बनेंगे? नैनो पार्टिकल बनेंगे जब हम बहुत सारे क्लस्टर को मिक्सअप करेंगे। तो मिक्सअप होने के बाद हमारे पास क्या बन जाएंगे? नैनो पार्टिकल्स। कैसे? देखो, जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है? ये है आयंस, ये क्या है? आयंस या फिर एटम्स। इसको हमने क्या करना है? पहले क्लस्टर बनाना है। जैसे ये हमने बना दिया क्लस्टर। और जब बहुत सारे क्लस्टर मिलकर क्या बनाएंगे? नैनो पार्टिकल्स। ये क्या है? नैनो पार्टिकल्स। बेसिकली यही होता है बॉटम अप अप्रोच के अंदर की स्टार्टिंग हमारे पास आयंस होंगे। जब आयंस को मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे? क्लस्टर बनेंगे। और क्लस्टर को जब हम मिक्सअप करेंगे, मिलाएंगे आपस में, तो क्या बनेंगे? नैनो पार्टिकल्स। तो ये था बेसिक आइडिया ऑफ बॉटम अप अप्रोच। और बॉटम अप अप्रोच में दो तीन टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें से एक है जो हम आज डिस्कस करेंगे, उसका नाम है आयन बीम डिपोजिशन। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करेंगे। तो आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हमें एक कोई मटेरियल होगा, उस मटेरियल के ऊपर हमने क्या करना है? किसी दूसरे मटेरियल को की आयंस की बीम को डिपॉजिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास क्या है? जैसे ये पेन है, मार्कर लगा लो। ये क्या है? इसके जो ऊपर जो प्लास्टिक है, ये कोई मटेरियल है, इसके ऊपर जैसे ये लगा रखा है, जैसे ये ब्लू कलर का है, रेड कलर का है, ब्लैक कलर का है, इसको क्या कर रखा है? डिपॉजिट कर रखा है। इन द सिमिलरली हमने क्या करना है कि आयंस की बीम को किसी मटेरियल, टारगेट मटेरियल के ऊपर, या फिर सबस्ट्रेट हम कह सकते हैं, उसके ऊपर क्या करना है? आयंस की बीम को डिपॉजिट करना है। ठीक है। तो हमने इस प्रोसेस में लिखना क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए टाइप ऑफ बॉटम अप अप्रोच। ये क्या है? बॉटम अप अप्रोच की टाइप है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। वी कैन सिंथेसाइज द नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटेरियल्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है? ए थिन फिल्म डिपोजिशन मेथड। ये क्या है? एक थिन फिल्म डिपोजिशन मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एक हाई क्वालिटी की फिल्म को डिपोजिट कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लो कि जैसे हमने टारगेट मटेरियल के ऊपर आयन की बीम को डिपॉजिट किया, उससे जो अलग से जो टारगेट मटेरियल के ऊपर जो हमने डिपॉजिट की है, जो थिन फिल्म आयंस की बीम, उससे हमें क्या मिला? एक नया टाइप का मटेरियल मिला। उससे हम क्या कर सकते? जो उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है। ये तो इस पॉइंट में हमने ये लिख रखा है कि जो हमारे पास जो थिन फिल्म होगी वो क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, वो हाई क्वालिटी की प्रोड्यूस होगी। ठीक है। उसके बाद क्या लिख रखा है? IBD is a process of applying material टू ए टारगेट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ आयन बीम्स। मतलब कि आयन बीम डिपोजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे? टारगेट के ऊपर हम क्या करेंगे? किसी मटेरियल को अप्लाई करेंगे। किसके हेल्प से करेंगे? आयन बीम की एप्लीकेशन की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे? टारगेट मटेरियल के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है। और हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैसे ये काम करता है और कैसे हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। देखो, कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या है? ये इसका एक डायग्राम है जिसमें क्या क्या यूज हो रहा है? आयन सोर्स, एक्सेलरेटर, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मास एनालाइजर, या फिर बोल सकते हैं मैग्नेट, कॉलीमेटर है, सेकंड एक्सेलरेटर है, और एक टारगेट है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख के आएंगे? देखो,
फर्स्ट पॉइंट में इट कंसिस्ट ऑफ आयन सोर्स, आयन सोर्स है। आयन सोर्स में क्या क्या हो सकता है, आयन सोर्स में हमारे पास गैस भी हो सकती है, इवेपोरेटेड सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है, और एक सॉल्यूशन भी हो सकता है जो कि आयनाइज होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में और क्या है, मास एनालाइजर है, एक्सेलरेटर है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक टारगेट मटेरियल है। तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली ये पॉइंट लिख के आने हैं। और सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है कि मान लो एग्जाम में ये बोलता है कि आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक के अंदर कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर उसको एक्सप्लेन करो। तो उसके लिए क्या है, देखो सेकंड पॉइंट में ये लिख रखा है कि कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर समझा रखा है कि फॉर एटॉमिक आयन आईबीडी, एटॉमिक आयन के लिए हमें क्या यूज करना है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन सोर्स, जो आयन सोर्स यूज करेंगे, फील्ड आयनाइजेशन भी हो सकता है, और कैथोडिक आर्क भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे मान लो कि हमें किसी भी कार्बन एटम की आयंस को थिन फिल्म को डिपॉजिट करना है, तो कार्बन एटम की आयंस बीम को डिपॉजिट करने के लिए जो एक पर्टिकुलर आयन सोर्स है वो क्या है, कैथोडिक आर्क। क्या है वो, कैथोडिक आर्क। और इसके एग्जाम्पल जैसे तो और एग्जाम्पल समझ रहे हैं, जैसे डायमंड है, डायमंड भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसकी थिन फिल्म को डिपॉजिट करना है तो डायमंड एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कार्बन हो गया, मोलिक्यूलर आयंस हो गए, एटॉमिक आयन बीम होगी, उसके लिए अलग अलग सोर्स यूज होते हैं। और अब हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी वर्किंग को डिस्कस कैसे करेंगे, क्या पॉइंट हमने इसके अंदर लिख के आने हैं एग्जाम टाइम में, और कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वो हम अब डिस्कस करेंगे। वर्किंग में हमने क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले हमने आयन सोर्स को क्या करना है, यहाँ से आयन निकालने हैं। आयन निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे आयन, यहाँ पर जैसे मान के चलो हमारे पास यहाँ पर गैस की मॉलिक्यूल है, गैस के एटम है। ठीक है, इनको आयनाइज करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके गैस के एटम को आयनाइज करना है। आयनाइज कैसे करेंगे, हमने कोई भी लगा लो फिलामेंट को गर्म किया, यहाँ पर फिलामेंट मान लो ये फिलामेंट है, इसको गर्म किया, गर्म करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे तो गैस के एटम के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो वहाँ से गैस के एटम के साथ कोलाइड करेंगे तो वहाँ पर जो गैस के जो आयन है वो क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। और आयनाइज होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से एमिट होंगे तो जैसे हमने यहाँ लगा रखा है एक्सेलरेटर, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करवाएगा तो ये कहाँ पर एंटर करेंगे, ये या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, या फिर बोल सकते हैं मास एनालाइजर। जैसे ही मास एनालाइजर के अंदर ये एंटर करेंगे तो मास एनालाइजर क्या काम करेगा, मास एनालाइजर क्या करेगा, मान के चलो हमारे पास यहाँ से डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स एमिट हुए, तो हमने मान के चलो पर्टिकुलर यहाँ पर हमने जो एटम डिपॉजिट कराने हैं, आयंस जो बीम जो डिपॉजिट कराने हुआ है लाइटर आयन बीम को हमने क्या कराना है, डिपॉजिट कराना है। तो यहाँ से जो डिफरेंट टाइप्स के जो पार्टिकल निकलेंगे उसको क्या करेगा मास एनालाइजर, जो पर्टिकुलर जो लाइटर आयन है उनको डिपॉजिट करना हुआ तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे, और जो बाकी के जो जैसे हैवी पार्टिकल है या फिर और ज़्यादा उससे लाइट पार्टिकल है वो क्या कर जाएंगे, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे कुछ एंगल से, और यहाँ पर जो कोलीमीटर लगा रखा है उसके ऊपर क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे। ठीक है, मास एनालाइजर का यही काम है कि यहाँ से जो डिफरेंट टाइप्स के जो पार्टिकल है उसको क्या करेगा, एक पर्टिकुलर आयंस बीम को, लाइटर पार्टिकल को क्या करेगा, यहाँ पर एमिट करेगा, यहाँ पर ट्रांसमिट करेगा, और जो बाकी के जो पार्टिकल बच गए हैवी पार्टिकल उसको क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर कुछ 3 टाइप के पार्टिकल निकले हैं, जैसे जैसे जिसका साइज बहुत बड़ा है, एक मीडियम साइज का है, एक बहुत छोटा साइज का है। तो मान के चलो हमने इस पार्टिकल को हमने क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो इस पार्टिकल को ये ट्रांसमिट करेगा और इस साइज के पार्टिकल को और इस साइज के पार्टिकल को क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट कर देगा। मास एनालाइजर का यही काम है। और फर्दर इसका क्या काम है, जैसे यहाँ पर ट्रांसमिट होंगे, जैसे ये लाइटर जो आयंस है यहाँ से जो ट्रांसमिट होंगे तो उसके लिए हमने उसकी एनर्जी को बढ़ाना है। एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एक्सेलरेटर चाहिए जो कि इसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और जैसे ही एक्सेलरेट करेगा इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी और वो क्या करेगा, फिर टारगेट मटेरियल से ट्राई करेगा। जैसे इस टारगेट मटेरियल के साथ कोलाइड करेगा तो क्या होगा, इसकी हाई एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। जैसे मान के चलो ये टारगेट मटेरियल है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आयन बीम आ रही है, इसको क्या करेगा, इसको पेनिट्रेट करेगा। जैसे इसको पेनिट्रेट करेगा जो इसका इनिशियली जो स्ट्रक्चर था उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसके माइक्रो स्ट्रक्चर को
चेंज कर देगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी कंपोजिशन को चेंज कर देगा, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली यही था इस आयन बीम डिपोजिशन की वर्किंग के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर लिख के क्या आना है वो हम अब लिखेंगे। ठीक है, क्या इसके अंदर क्या कौन से पॉइंट इसके अंदर लिख के आने हैं वो हम अब पढ़ेंगे। देखो भाई, वर्किंग के अंदर हमने कौन से पॉइंट लिख कर आने हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि सबसे पहले जो हमें आयन सोर्स है, जैसे मान के चलो गैस की फॉर्म में जो हमने आयन सोर्स लिया था वो है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, गैस के जो एटम्स है उसको पहले आयनाइज करेंगे और फिर क्या करेंगे उसको ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमिट अपने आप हो जाएंगे। तो पहले पॉइंट में क्या लेकर क्या है कि जो मटेरियल है टू बी कन्वर्टेड इनटू आयंस, material to be converted into ions is introduced as a gas into the chamber। मतलब कि गैस के अंदर जो एटम्स है उसको क्या करना, पहले उनको आयनाइज करना। आयनाइज कैसे करेंगे, इसको हीट करेंगे, फिलामेंट को हीट करेंगे तो जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे इसके साथ टकराएंगे, टकराने के बाद जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसकी एनर्जी कितनी होगी, जो आयन सोर्स है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो सेकंड पॉइंट में हमने लिख रखा है कि द एनर्जी रेंज इज फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी रेंज कितनी होगी, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगी। और जो ये सारी प्रोसेस है वो किसके अंदर होगी, हाई वैक्यूम के अंदर होगी। किसके अंदर होगी, हाई वैक्यूम के अंदर। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ द हीटिंग फिलामेंट, जैसे मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन ऑफ द हीटिंग फिलामेंट कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द गैस आयनाइज देम। मतलब कि जैसे हीटिंग फिलामेंट के जो इलेक्ट्रॉन हो क्या करेंगे, गैस के साथ कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, उसको आयनाइज करेंगे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में क्या लिख रखा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर हम बोल सकते हैं मास एनालाइजर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेंगे, जो आयन सोर्स है इसकी एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, एफिशिएंसी को बढ़ाने का मतलब क्या है, ताकि इसकी जो प्योरिटी है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, एंड ओनली आयन ऑफ द सिंगल टाइप एनर्जी ऑफ द डिफ्लेक्टेड बाय प्रीसली 90 डिग्री देन follow slightly different trajectories but separate them from beam। मतलब कि मान के चलो जैसे बताया था कि मान लो यहाँ से आयन सोर्स से डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे आयन्स है वो निकले हैं, तो वो क्या करेगा, मान एक पर्टिकुलर आयन्स को हमने यहाँ पर क्या कराना है, डिपॉजिट कराना है, तो उसको ये डिपॉजिट कर देगा और बाकी के जो आयन है उनको क्या करेगा, यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर देगा। तो कुछ एंगल से क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यही इस पॉइंट में लिख रखा है। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या लिख रखा है, दस प्योरीफाई बीम इज फोकस्ड। मतलब कि यहाँ पर जो बीम लाइट आयंस की जो बीम है वो क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। एंड एक्सेलरेट टू हाई एनर्जी, और यहाँ से क्या होगा, हाई एनर्जी के साथ क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। किसकी हेल्प से, इन द विद द हेल्प ऑफ सेकंड एक्सेलरेटर। ठीक है, एंड पेनिट्रेट द सरफेस लेयर ऑफ द टारगेट सब्सटेंस विच चेंज द कंपोजिशन एंड माइक्रोस्ट्रक्चर। मतलब जैसे ही हाई एनर्जी से जो नाइट्रा एलिमेंट है पर आयंस है वो क्या करेंगे, हाई एनर्जी के साथ इसके साथ कोलाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, इसको पेनिट्रेट करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे और हम बोल सकते हैं कि इसकी कंपोजिशन को चेंज कर देंगे, इसकी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और हमारे पास जब इसको टकराने के बाद, इसको पेनिट्रेट करने के बाद जो एक स्ट्रक्चर बन के आएगा उसको क्या बोलेंगे, एक न्यू सरफेस हमारे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और उसको क्या बोलेंगे, जिसका जो किसका पार्ट होगा, सबस्ट्रेट का पार्ट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि मॉडिफाई कंपोजिशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये था इसके बेसिक वर्किंग। अब हम पढ़ेंगे इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है कि मान के चलो यहाँ से हाई एनर्जी की बीम यहाँ से क्रिएट होगी, हाई एनर्जी की बीम जैसे इसके साथ टकराएगी तो क्या होगी, इस सबस्ट्रेट के अंदर जो भी स्ट्रक्चर उसको चेंज करेगी तो हो सकता है उसके जो कुछ डिफेक्ट्स पैदा कर दे, उसके अंदर क्या कर दे, डिफेक्ट्स क्रिएट कर दे, या फिर हो सकता है उसके अंदर कुछ डिस्टोर्शन, बोल सकते हैं हम, डिस्टोर्शन क्रिएट कर देगी। ठीक है, ये इसकी मेन एक ही डिसएडवांटेज थी कि जैसे हाई एनर्जी की बीम इसको स्ट्राइक करेगी तो इसको क्या कर देगी, डिस्टोर कर देगी, डिफेक्ट क्रिएट कर देगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की। एडवांटेज क्या है, पहली एडवांटेज तो ये है कि एक लो टेम्परेचर प्रोसेस है, क्या है, लो टेम्परेचर मतलब कि एक वेरी लो टेम्परेचर पर काम करती है। ठीक है, और दूसरी क्या है कि इसके अंदर लिखा है थर्मल डिस्टॉर्शन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि मान के चलो सबसे पहले हम किसी भी कंपाउंड को हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसको फिर आयंस की बीम में क्रिएट करने के बाद इसके डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है उसके अंदर थर्मल डिस्टॉर्शन क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर थर्मल डिस्टॉर्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी एडवांटेज क्या है कि हम सेमीकंडक्टर को
फैब्रिकेट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं, ताकि हम सेमीकंडक्टर डिवाइस को कैसे बनाते हैं उसको फैब्रिकेशन के लिए हम आयन बीम डिपोजिशन का यूज करते हैं। और तीसरी प्रोसेस क्या है कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल और कंपाउंड को बना सकते हैं। ये थी इसकी मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और पेपर में कैसे लिख के आना हमने वो देखो। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और एंडिंग कहाँ से करनी है वो देखो। अभी सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन की बतानी है। उसके बाद लिखनी है इसकी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद लिखनी है वर्किंग, उसके बाद लिखनी है एडवांटेज और उसके बाद लिखनी है डिसएडवांटेज। अगर पेपर में अगर पूछ जाए एग्जाम में कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ तो ये लिख के आनी है, अदरवाइज नहीं। या भी इसका एक दूसरा नाम है मेरिट और डीमेरिट्स, उसके नाम से भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो मेरिट और डीमेरिट में क्या लिख के आना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट जो हमें वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे जो बॉटम अप अप्रोच की जो दूसरी टेक्निक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो अभी उसका जो नाम है वो है केमिकल बाथ डिपोजिशन। उसका नाम क्या है, केमिकल बाथ डिपोजिशन। इस मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।